गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हो अपन ने ऑस्मोसिस जो है वो पूरा पढ़ लिया था, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पढ़ लिया था अपन ने। और फिर मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था कि रिवर्स ऑस्मोसिस अपन आगे पढ़ेंगे, थोड़ा समझा भी दिया था। आज अपन उसको थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। तो देख लीजिए रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो क्या है। तो जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर एक कंटेनर है अपने पास में, कल वाला कंटेनर ले लेते हैं, ज़्यादा कंटेनर इधर उधर करोगे कोई मतलब नहीं है। एक कंटेनर से काम चला लो भाई, बजट कम है, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, जैसे कंटेनर है, इसमें अपन ने देखा था कल, जैसे यहाँ पर ये एक कंटेंट है यानी प्योर वाटर है। आज इसमें एक टैप और लगा देते हैं, ये क्या है, प्योर वाटर। और इधर अपना क्या है, सॉल्यूशन है यानी बी कंटेंट है। ये है H2O प्लस NaCl, यानी कि ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। और यहाँ क्या लगा दिया आपने, SPM। क्लियर ये चीज़। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर है कि हम यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उस प्रेशर की क्वांटिटी इतनी हो कि वो सॉल्वेंट का जो फ्लो है इधर उसको क्या कर दे, स्टॉप कर दे। तो वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, यानी कि यहाँ जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वो प्रेशर क्या कर दे, यदि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या कर दे, स्टॉप कर दे, तो वो क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। अब देखिए, यदि हम इस प्रेशर को मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर कर दें, मोर देन क्या कर दोगे आप, ऑस्मोटिक प्रेशर कर दोगे। मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर यदि आपको कर दिया आपने इस प्रेशर को, कौन से को, इस वाले प्रेशर को, ये प्रेशर जो आप लगा रहे हो ये मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि यहाँ से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो इधर जाएंगे। अब सॉल्वेंट कौन है, H2O। सॉल्वेंट कौन है, H2O। सॉल्यूट कौन है, NaCl। NaCl नहीं जाएगा, कौन जाएगा, केवल H2O जाएगा। अब ये H2O इधर जाएगा तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से ये जो प्रोसेस है, यदि ये प्रोसेस इधर होता तो क्या होता है, ये ऑस्मोसिस। लेकिन ये प्रोसेस क्या हो रहा है, वापस रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या हो गया, ये रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन ये है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से हम क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर यदि हम निकालना चाहते हैं वहाँ से, ड्रिंकिंग वाटर यदि अपन लेना चाह रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, उसका क्या कर देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कर देते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाता है, प्योर वाटर मिल जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। होता कैसे है, यदि आपने सॉल्यूशन के ऊपर, इधर सॉल्यूशन अपना, इधर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन पे आपने क्या कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ऑस्मोसिस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वापस इधर आने लग जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आप लोगों को। When we apply higher pressure or more than osmotic pressure at solution, then flow of
फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स will be in reverse direction. This is known as reverse osmosis. समझ में आ गया बेटा बात। When we apply higher pressure और more than osmotic pressure at the solution, आपको कहाँ अप्लाई करना है? सॉल्यूशन पे करना है। Then flow of solvent particles will be in reverse direction, तो solvent particles किधर आ जाएंगे? रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्लियर है चीज़? तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। आ गया समझ में? इसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें एक टर्म और है, वो मैं आपको बता देता हूं। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक है आइसोटोनिक, एक है आपका हाइपरटोनिक और एक है हाइपोटोनिक। ये तीन हैं, ये तीनों कैटेगरी में आपको बता देता हूं। व्हेन osmotic pressure of two solutions are equal, then these are known as isotonic solution। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गई क्या बात? ऑस्मोटिक जो प्रेशर जो है वो दोनों सॉल्यूशंस का, जो हमारे पास में कंबाइन फॉर्म में टू सॉल्यूशंस है, उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इक्वल है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इक्वल है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है चीज? सेकंड है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, when in two solutions if one has higher osmotic pressure then it's known as hypertonic। and second one which has lower osmotic pressure is known as hypotonic solution।
आगे क्या बात समझ में आप लोगों के, कोई दिक्कत इसमें? देखिए मैंने आपको बताया 2 सॉल्यूशंस है, दोनों सॉल्यूशंस में यदि प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है देन दीज आर आइसोटोनिक, और यदि हमारे पास में 2 सॉल्यूशंस है उन सॉल्यूशंस में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो हाइपरटोनिक और जिसका कम होगा वो क्या होगा, हाइपोटोनिक। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक जनरल सा वो बता देता हूँ आपको, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ग्लूकोज जो अपन को ड्रिप जो चढ़ाया जाता है, कभी कभी जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो अपन ग्लूकोज की बोतल जो होती है, ड्रिप जो होती है वो अक्सर चढ़ा दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, NaCl जो है, NaCl जो है वो रहता है 0.9 W/V%, 0.9 W/V%। इसका मतलब ये होता है बेटा कि 0.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट है किसमें, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको जो ड्रिप चढ़ाई जा रही है उस ड्रिप में जो सॉल्यूशन बना हुआ है, उस सॉल्यूशन की ये कंडीशन है कि 0.9 ग्राम जो है NaCl वो किस में है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, और ये ही एग्जैक्ट कंसंट्रेशन आपके ब्लड में होगा। क्योंकि यदि उसमें और इसमें डिफरेंस हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आगे बात समझ में, इसलिए उसके क्या रखा जाता है, आइसोटोनिक रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है इसको। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है RBC जो होती है, RBC के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसको आप नोट कर लेना। RBC के ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए आपके जो RBC है इसका मैंne क्या बताया, ब्लड की कंडीशन क्या है, 0.9 W/V% ऑफ NaCl। ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि RBC जो है उससे रिलेटेड 2 थिंग्स आपको दे दी जाती है, या तो एक देंगे या दोनों दे देंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कि आपको जो सॉल्यूशन गिवन है, ये जो सॉल्यूशन आपको गिवन है किसका है, ये सॉल्यूशन NaCl का, इसका कंसंट्रेशन क्या है, हायर है, हायर कंसंट्रेशन। किससे, RBC से। मतलब इसमें NaCl की क्वांटिटी, ये जो कंपोजिशन है इससे ज़्यादा है, किसमें, इसमें। अब इसमें ज़्यादा है तो जैसे आपकी ये जो RBC जो यहाँ पर कुछ इस तरह थी, जब आप इस RBC को इसमें डालोगे तो इस RBC कंडीशन ये होगी कि इसमें से क्या होगा कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन हायर किधर है, इधर है। क्लियर है चीज़। तो RBC जो है आपकी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी।
क्लियर है चीज़। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन आपकी ये हो सकती है बी, कि ये जो NaCl सॉल्यूशन है इसका लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब आप इसमें RBC को डिप कर रहे हो, ये RBC है आपकी, इसको आप इसमें डिप कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा? कंसंट्रेशन किसका? इसका लो है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है? लो है। तो अब ये किधर जाएगा? इसके अंदर चले जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगी आपकी? फूल जाएगी, यानी स्वेल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो आपसे ये पूछ लिया जाए, व्हेन RBC इज डिप्ड इन हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NaCl देन व्हाट विल बी हैपन? तो आप क्या कहोगे? RBC विल बी स्वेल। हायर कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। और आपसे ये बोल दिया जाए कि व्हेन RBC इज डिप्ड इन लोअर कंसंट्रेशन NaCl सॉल्यूशन देन व्हाट विल बी हैपन? देन RBC विल बी स्वेल। हायर कंसंट्रेशन में श्रिंक एंड लोअर में क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। क्लियर है चीज़? फटाफट इसको लिख लीजिए। देख लीजिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन। इसमें बहुत ज़्यादा क्लाइमेक्स आने वाला है। अभी एक नया वर्ड है, वांट हाफ फैक्टर। क्या पढ़ेंगे हम? वांट हाफ फैक्टर। देखिए, एक जनरल सा टर्म आपको लेके बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो, आपके पास में है NaCl। NaCl का क्या है? 1 मोल। जब आपने इसको डिजॉल्व किया तो डिजॉल्व करने पे क्या हुआ? Na प्लस Cl माइनस, ये मिला 1 मोल, और ये भी कितना मिल गया? 1 मोल। देखिए, अब हमने उम्मीद की थी कि जब हम 1 मोल NaCl को डिजॉल्व करेंगे तो हमको 1 मोल ही वहाँ पर क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। किसका? NaCl का। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हमको NaCl नहीं मिला। क्या मिल गए? 2 मोल्स ऑफ Na एंड Cl। तो देखिए, यहाँ मोल कितने हैं? यहाँ है 1 मोल। यहाँ कितने मिले हमको? 1 मोल। यहाँ कितने मोल मिल गए? 2 मोल। आगे क्या बात समझ में? इसी तरह मैं बात करूं, ट्वाइस CH3 COOH, हमने 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड लिए और इनको डिजॉल्व कर दिया। और इनको क्या कर दिया? हमने डिजॉल्व कर दिया। तो जब हमने डिजॉल्व किया तो हमको कुछ इस तरह से मिला। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और हमको मिला 1 मोल। यहाँ कितने हमने डिजॉल्व किए थे? 2 मोल। यहाँ कितना मिला? 1 मोल। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे। किस पर डिपेंड करे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कंपाउंड है या आयन है या फिर कुछ और स्पीसीज है। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीन्स ही यही है, उनको इस बात से मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं।
यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वेरिएशन आ रहा है देन देयर विल बी कन्फर्म चेंज इन दीज प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो यहाँ देखिए, यहाँ NaCl का 1 मोल है और यहाँ हमको 2 मोल मिल रहा है, मतलब अब यहाँ क्या होगा, प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। यहाँ क्या हो गया, डिसोसिएशन। क्या हो गया यहाँ पर, डिसोसिएशन। यहाँ क्या हो रहा है, 2 मोल्स थे, यहाँ क्या मिल गया 1 मोल, यानी वेरिएशन आ रहा है पार्टिकल्स में। ये यहाँ क्या हो गया, एसोसिएशन। यहाँ क्या हो गया, एसोसिएशन। तो बस यही जो बात है इसको हमको क्या करना है, लिखना है। तो हम लिख सकते हैं when any solute is dissolved in solvent, then its particles can be changed due to association or dissociation. When any solute is dissolved in solvent, then its particles can be changed due to association or dissociation. May be लिख सकते हो आप, particles may be changed. Particles may be changed. अब देखिए, आफ्टर दिस क्या, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद, आफ्टर दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज of solution is changed. ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं, तो या तो उसका एसोसिएशन हो रहा है या फिर उसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। देखिए हमने यहाँ देखा तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, आपका डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। क्लियर है चीज? अब देखिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस चेंज in colligative properties want of suggest want of फैक्टर आई। वांट ऑफ ने क्या किया, एक फैक्टर सजेस्ट किया जिसे हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर है चीज़? तो वांट ऑफ फैक्टर जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या एक फार्मूला यूज करना होगा, और वो फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो वांट ऑफ फैक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, आई से करेंगे। तो हम लिख सकते हैं
कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज calculated colligative properties by conceptual colligative properties। एक्चुअल में जो कॉन्सेप्चुअल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो तो क्या है, वन है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमने एक NaCl मॉलिक्यूल, एक NaCl मोल जो है वो क्या क्या था, डिजोल्व किया था। लेकिन कैलकुलेटेड क्या कहता है कि जब हमने कैलकुलेट किया तो हमको कितना मिला, 2 मोल मिला। तो कैलकुलेटेड कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे, और कॉन्सेप्चुअल जो वो कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे। और भी आप इसमें एक फॉर्मूला और बना सकते हो, वो क्या है, I इक्वल टू number of particles after association or dissociation divided by number of particles before association or डिसोसिएशन। समझ में आ रही है आपको बात ये? हम ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद जो हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले वो तो हम ऊपर रख देंगे। ये दो फॉर्मूले सेपरेट है, इस बात का ध्यान रखना आप, एक नहीं है ये। एक फॉर्मूला आपका ये है और एक फॉर्मूला आपका ये है। क्लियर है चीज़? और यदि हमको ऐसे कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी कि ये वैल्यू, और नीचे क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू। क्लियर है चीज़? तो यह आपका क्या है, वन टॉप फैक्टर है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, और इसमें कहीं प्रॉब्लम रहती है तो आप डिस्कस कर सकते हो। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ये जैसे ही पूरा हुआ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा पोर्शन और है, उसको अपन और डील करेंगे अभी। उसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह पे अपन थोड़ा वर्क करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये तो आपको पता है ही। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि बाकी बच्चों को बेनिफिट मिले। ठीक है? या आपके लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है स्कूल की तरफ से, ये थोड़ा सक्सेस हो आगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है लाइक शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, बेल आइकन ऑन करना ही है आपको, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको पता चलते रहे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आपको आराम से पूछ सकते हो, आपको पता ही है कि कॉल या मैसेज आप कर सकते हो। थैंक यू बेटा।